जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम पेट की क्लासेस देख रहे थे। देखिए, आपको बता दें कि हम इतिहास देख चुके थे, आंदोलन देख चुके थे, उसके बाद अर्थव्यवस्था देख चुके थे। अब देख रहे हैं दोस्तों लोक प्रशासन, जिसमें तो हमने पहले वीडियो में हमने संविधान के बारे में पढ़ा, दूसरे में विशेषताएं, तीसरे में दोस्तों निश्चित तत्व, चौथे में मौलिक अधिकार, पाँचवें में मौलिक कर्तव्य, छठे में संसदीय प्रणाली, सातवें में दोस्तों हमने केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखा, और आठवां वीडियो है दोस्तों, इसमें हम न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए दो बातें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उनको जरूर आप याद कर लीजिएगा कि साथियों, अगर आपसे पूछता है कोई कि भारत के वर्तमान, अभी दोस्तों जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है, CAG, कैग जिसको बोलते हैं, तो वो वर्तमान में है श्री के संजय मूर्ति जी। ठीक है, और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, यानी कि जिसको हम BR गवई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों दो चीज़ें, इनको आप याद रखें। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मैं वीडियो आगे में बताऊंगा उसमें दोस्तों हमने पुराना जिक्र किया है। ठीक है, तो इसको आप करंट करके आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और मैं बात करूँ दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जी कौन है, आपको पता है कि मुर्मू जी हैं, है ना। और उसके अलावा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात करें कोई, तो उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अभी क्या हो चुका है, रिक्त हो चुका है, खाली हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अगर मैं आगे बात करूंगा दोस्तों तो आप करंट वाला ये समझिएगा। ठीक है, बाकी साथियों वही कि जिसको जो पहली बार जुड़े वो हमारे पेट वाले इस पे आकर के दोस्तों पेट की सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके की देख सकते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए, और अन्य क्लासेस जिनको दोस्तों ई बुक्स वगैरह चाहिए, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें। और जैसे दोस्तों जाएंगे ई बुक्स वाले कॉलम में, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि पेट का अगर आपको चाहिए 111 रुपये मिल जाएगा दोस्तों, UPSSC पेट 2025 का PDF बैच, इसमें 8 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर है, जनहित याचिका दोस्तों यूपीएसआई के लिए, PIL लोकहित, है ना, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2017-2021 के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरी थ्योरी होगी, 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जाकर के ले सकते हो। 125 रुपये में मात्र मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, स्टैटिक जीके दोस्तों यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड तरीके से, तो जाकर के ले सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से। और भी सारी ई बुक्स हैं, एक बार जरूर चाहिए, परचेस करिए, विजिट करिए। चलिए, थैंक यू, शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय क्या होता है। उसके पहले साथियों आप ये फिगर देखिएगा, और देखिए भारत की एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है साथियों, तो आपको बता दें कि सबसे ऊपर क्या है आपका एक सर्वोच्च न्यायालय। समझिएगा, जो आपकी न्यायपालिका है, सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन सी, तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। ये पूरे भारत में क्या है, एक है। आप समझेंगे सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों पूरे के पूरे भारत में क्या है दोस्तों, केवल एक ही है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के नीचे क्या होता है, उच्च न्यायालय। आपको पता है हर राज्य का दोस्तों एक उच्च न्यायालय होता है, मगर एक उच्च न्यायालय दोस्तों एक से अधिक राज्यों का भी उच्च न्यायालय हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि इसके नीचे दोस्तों उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल कितनी, तो 25 है। कितनी है, आपसे पूछेगा कि उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, 25 है। ठीक है, अब देखिए उच्च न्यायालयों के अंदर दोस्तों आपको पता है कि अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को दोस्तों जिला न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय या फिर दोस्तों मुंसिफ न्यायालय कहते हैं। आपको बता दें ये प्रत्येक जिला में एक दोस्तों जिला न्यायालय होता है। ठीक है, प्रत्येक जिला में एक दोस्तों जिला न्यायालय होता है, जिसको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कहीं कहीं पे ग्राम पंचायत, ठीक है, न्याय पंचायत होता है, जो कि दोस्तों कुछ राज्यों में ग्राम स्तर पर दोस्तों कुछ पंचायतें होती हैं जो कि झगड़े को सुलझाती हैं। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों। सबसे पहला क्या है आपका सर्वोच्च न्यायालय, जो कि पूरे भारत में एक है। कहां है दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, कहां है, नई दिल्ली में। इसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों उसके नीचे क्या होता है, उच्च न्यायालय, जो कि हर राज्य का दोस्तों एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, टोटल दोस्तों 25 उच्च न्यायालय हैं। आप कहेंगे सर 28 और 8 राज्य है टोटल, तो आपको बता दें कि किसी किसी न्यायालय के अंदर दोस्तों 2-2 राज्य भी हैं। ठीक है, और इनके अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, तो जिला न्यायालय। हर एक जिला में एक न्यायालय होगा। जैसे आपको बात बता दें कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय क्या है, दिल्ली में। हमारा उच्च न्यायालय क्या है दोस्तों, तो इलाहाबाद में। कहां है दोस्तों, यानी प्रयागराज में दोस्तों हमारा क्या है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, और जो कि दोस्तों सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, मतलब सबसे बड़ा दोस्तों है। ठीक है, इतने ज्यादा दोस्तों जज कहीं भी नहीं है।
ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जिला न्यायालय, जैसे हमारे रायबरेली में भी एक जिला न्यायालय है, आपके यहाँ भी होगा जहां से आप निवास कर रहे होंगे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों। शुरू हम देखने वाले हैं आर्टिकल 124 में। 124 से शुरू होगा आपका उच्चतम न्यायालय। क्या कहा गया 124 में? कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। क्या दोस्तों? कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। और आपको बता दें कि जो ये उच्चतम न्यायालय है कब अस्तित्व में आया है, तो भारत में 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। ठीक है। आपसे पूछेगा उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो आप बता देंगे दोस्तों 124, आर्टिकल 124। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 124 का क्या कहता है। 124 का 1 क्लॉज क्या कहता है कि संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों का वेतन एवं सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया है, तो संसद को दिया है। दोबारा सुनिएगा कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों को कितना वेतन दिया जाएगा, उच्चतम न्यायालय कहां होगा, ये सब के सब चीजें दोस्तों किस पे डिपेंड करती हैं? संसद पे। संसद जो चाहेगी दोस्तों इनके सेवा शर्तों को बढ़ा सकती है, इनके वेतन भत्तों को बढ़ा सकती है, इनकी संख्या बढ़ा सकती है। तो ये चीजें कौन करता है? केवल और केवल संसद को ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कई बार बढ़ाई गई है। ठीक है, आपको बता दें, देखिए संसद ही क्या करेगी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो संसद द्वारा। ठीक है, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का कोई नहीं, संसद। ठीक है, केवल संसद आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपको बता दें जब दोस्तों हमारा मूल संविधान बना था, यानी जब हमारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय बनकर तैयार हुआ था 1950 में, तब अब उस समय दोस्तों कितने न्यायाधीश थे टोटल, तो आपको बता दें देखिए टोटल 8 थे। यानी जिसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होता, आपको पता है अभी भी एक मुख्य न्यायाधीश है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 क्या थे दोस्तों? न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश, यानी टोटल कितने न्यायाधीश थे? 8 थे। अब दोस्तों फिर 1956 में चेंज किया गया दोस्तों, इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 11 कर दिया गया, यानी कि 3 और बढ़ा दिए गए। ठीक है, कब बढ़ाया गया? तो 1956 में, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 10 न्यायाधीश हो गए। ठीक है, 1960 में दोस्तों इसकी संख्या बढ़ा के 14 कर दी गई। ठीक है, उसके बाद साथियों 1977 में फिर से बढ़ाया गया, 18 कर दिया गया। और फिर दोस्तों 1986 में बढ़ाए गए संख्या जजों की, कितने हो गई? 25 प्लस 1 यानी 26 हो गई। और 2009 में दोस्तों बढ़ाया गया, कितना कर दिया गया? तो 30 प्लस 1 यानी 31 कर दिया गया। और दोस्तों 2019 में बढ़ाया गया था 33 प्लस 1 यानी कि 34 कर दिया गया। तो वर्तमान में दोस्तों कितने न्यायाधीश है टोटल? तो मुख्य न्यायाधीश को मिला करके टोटल वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 124 का 2 क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। देखिए 124 का कॉलम 2 क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है। यानी चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, दोस्तों सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी, है ना। समझ गए? तो मुख्य न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? सबकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। और याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति को ही जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वही शपथ भी दिलाता ना। ये भी आपने देखा भी होगा, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू के समय। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्या कहता है। अब देखिए एक दोस्तों संस्था बनाई गई थी NJAC, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। दोस्तों ये दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था कि दोस्तों इसके जरिए क्या होगा? एक कमेटी होगी जिसके द्वारा दोस्तों जजों की नियुक्ति की जाएगी, मगर दोस्तों इसे रद्द कर दिया गया। ठीक समझिएगा। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी NJAC का। और आपको बता दें इसके लिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। देखिए ये विधेयक है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक 121वां पारित किया गया, और ये दोस्तों 99वां संविधान संशोधन बनके तैयार हुआ। और आपको बता दें कि दोस्तों ये एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अवैध घोषित कर दिया, यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। समझिएगा, इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को दोस्तों असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी इसको रद्द कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा दोस्तों संविधान संशोधन अभी तक दोस्तों रद्द किया गया? दोस्तों 99वां संविधान संशोधन दोस्तों इसको रद्द कर दिया गया है। बात समझ गए होंगे। चलिए
अब दोस्तों 124 का 3 क्या कहता है, समझिएगा। 124 का कॉलम 3 क्या कहता है कि न्यायाधीशों की अहर्ता, यानी जो न्यायाधीश होंगे ना, उनकी दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पहली चीज आपको पता है कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है, कोई भी देखेंगे उसमें भारत का नागरिक होगा ही होगा। या फिर दोस्तों किसी उच्च न्यायालय या देखिए किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार दोस्तों उसने न्यूनतम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। समझिएगा दोस्तों, वो किसी भी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में दोस्तों लगातार 5 साल तक क्या रहा हो, जज रहा हो, ठीक है। कहां, उच्च न्यायालय में, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में, ठीक, 25 में से किसी भी, ठीक है। या फिर दोस्तों अगर ये नहीं है तो अथवा कौन सा हो, तो आपको बता दें किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार दोस्तों 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो दोस्तों, यानी 10 वर्ष तक दोस्तों वो अधिवक्ता रहा हो। देखिए 5 साल तक या तो जज रहा हो या फिर दोस्तों 10 साल तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अगर ये भी नहीं है दोस्तों, तो अगर राष्ट्रपति की दृष्टि में वो प्रसिद्ध विधि वेत्ता है, यानी अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि इसको बहुत ही तगड़ा ज्ञान है विधि का दोस्तों, तब भी वो उसे जज बना सकती है दोस्तों, ठीक है, जज नियुक्त कर सकता है दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं कि ये दोनों हों, ये अथवा में है, ठीक है, यानी चाहे वो 5 साल तक रहा हो या फिर 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, अगर कुछ भी नहीं रहा तो राष्ट्रपति की नजर में वो अच्छा विधि वेत्ता हो तो उसे जज बनाया जा सकता है। चलिए अब साथियों इनको 124 बताया गया हटाने की, न्यायाधीशों को हटाया जाना। तो न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा दोस्तों, साबित कदाचार के माध्यम से या फिर अक्षमता के आधार पर दोस्तों न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है उनके पद से दोस्तों। तो ये 2 कारण हैं उनको पद से हटाए जाने के, ठीक है। अब दोस्तों 125 में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों का वेतन, समझिएगा, उनको सैलरी कितनी मिल रही है, तो इसके बारे में दोस्तों 125 में बताया गया। तो आपको बता दें जो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों उनको 2,80,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। जो मेन है दोस्तों, जो आपको 33 + 1 है ना, तो जो +1 है यानी कि मुख्य न्यायाधीश, उसको कितने मिलेंगे, 2,80,000। और दोस्तों जो अन्य है न्यायाधीश यानी 33 न्यायाधीश, उनको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो सैलरी आप देख लीजिएगा 2,80,000 दोस्तों किसको मिलेगी, मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 की सैलरी दी जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 126 का कहता है कि कार्यकारी, समझिएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है दोस्तों। जो कार्यकारी दोस्तों न्यायाधीशों को भी बुलाया जा सकता है, समझिएगा। जब कभी भारत के, समझिएगा, जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो, रिक्त हो अथवा अनुपस्थित हो, यानी जब कभी मुख्य न्यायाधीश का हो दोस्तों उसका पद समाप्त हो चुका हो, रिक्त हो, या फिर दोस्तों वो अनुपस्थित हो, किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को राष्ट्रपति दोस्तों इसमें से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी कि अगर देखिए मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त है या फिर दोस्तों वो अनुपस्थित है या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि उन्हीं में से दोस्तों, यानी जो 33 है ना, उन्हीं में से किसी एक को साथियों क्या कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर दोस्तों नियुक्त कर सकता है। चलिए अगला दोस्तों 127 का कहता है आर्टिकल कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझिए क्या है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने के लिए गणपूर्ति ना हो दोस्तों, गणपूर्ति हमने बताया था, तो गणपूर्ति क्या होती है कि न्यूनतम संख्या जिससे वो चीजें चल सके। ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने के लिए दोस्तों गणपूर्ति ना हो, तो मुख्य न्यायाधीश, समझिएगा, मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यानी कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा, और किसकी अनुमति पर दोस्तों, तो राष्ट्रपति से पहले पूछ लेगा, ठीक है। और ये फ्रांस के संविधान से ये चीज प्रेरित है, ठीक है। चलिए 128 का कहा गया है, तो 128 नंबर देख ले, आर्टिकल 128 क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है दोस्तों। जो मान लो सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश, समझिएगा, जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं दोस्तों, उनको भी दोस्तों जरूरत पड़ने पर बैठक में, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में बुलाया जा सकता है। समझिएगा, जैसे कहा गया क्या कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति जिसकी पूर्व सहमति से, पहले उससे पूछेगा, फिर क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीश से
उच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध भी कर सकता है, यानी कि दोबारा उसे बुला सकता है। समझिएगा, दोबारा समझिएगा। मान ले साथियों कोई न्यायाधीश है, वो रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ, उसकी जरूरत पड़ती है, तो साथियों जो मुख्य न्यायाधीश होगा इस समय जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति से सहमति लेगा, पूर्व अनुमति लेगा, और दोस्तों उस न्यायाधीश को बुला सकता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है और उससे काम भी करवाने का अनुरोध किया जा सकता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे दोस्तों। अब 129 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करना। देखिए उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करना। अभिलेख न्यायालय क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखिए अभिलेख न्यायालय क्या होता है साथियों, देखिए जो आपका न्यायालय वहां दोस्तों जो भी केस होते हैं, ठीक है, केस होते हैं, उनमें जो सुनवाई होती है, जो भी डिसीजन दिए जाते हैं ना, उनको लिखा जाता है। मान ले दोस्तों किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी व्यक्ति ने दोस्तों हत्या कर दी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, क्या 5 साल की सजा सुनाई, तो इसको दोस्तों नोट किया जाएगा। उसे बोलते हैं दोस्तों अभिलेख न्यायालय, मतलब एक चीज नोट की जाएगी, ठीक है। अब इसी को देखकर दोस्तों हाई कोर्ट भी सजा सुनाती है। अब मान लो दोस्तों कोई लखनऊ में दोस्तों क्या हुआ, किसी ने मर्डर कर दिया दोस्तों, और उसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी, तो सॉरी हाई कोर्ट ने ना, तो दोस्तों वो क्या करेगा, बच्चा जिसको 10 साल की सजा सुनाई गई, वो कहेगा कि आप समझिए, क्योंकि दोस्तों जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने एक मर्डर के लिए 5 साल की सजा सुनाई थी उस केस में, तो आप हमको 5 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। यानी कि इन्हीं को देख करके दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, यानी इन्हीं की चीजों को देख करके दोस्तों उच्च न्यायालय भी इनसे सजा सुनाती है। यानी कि जो भी चीजें होंगी सारी चीजें एक नोट की जाएंगी, अभिलेख न्यायालय होगा उसको लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगली चीज क्या है, 130 नंबर क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति, मतलब उच्चतम न्यायालय कहां होगा उसको दोस्तों निर्धारित कर सकता है, ये शक्ति किसके पास है, मुख्य न्यायाधीश के पास। वैसे दोस्तों अभी कहां है, तो दिल्ली में दोस्तों उच्चतम न्यायालय आपका स्थित है, ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं साथियों, 132 में क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, यानी कि आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय, यानी कि इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते दोस्तों। आप कहेंगे कि सर हम तो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास आप जा सकते हैं, वो कोई न्यायालय नहीं है। आपसे पूछेगा कि अंतिम अपीली न्यायालय क्या होगा दोस्तों, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही होगा। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट, मान ले दोस्तों आपको हाई कोर्ट ने कोई सजा सुनाई, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपील कर सकते हैं ना, तो वो कह रहा कि अंतिम न्यायालय होगा अपील करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है 135 का, कहता है फेडरल न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। दोस्तों इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। 136 देखते हैं, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति का प्रावधान। अपील कैसे करें दोस्तों, उसके लिए विशेष अनुमति बताई गई है। चलिए 137 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख, यानी कि कभी अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करके उन्हें बदल भी सकता है उच्चतम न्यायालय। ऐसा नहीं कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, ये मतलब सर्वोच्च तो ही है, मगर दोस्तों ये अपने द्वारा दी गई चीजों को बदल भी सकता है, ठीक है। मान लिया कोई न्याय सुना दोस्तों, उसमें कुछ ज्यादा सजा दे दी या फिर कम दे दिया, तो उसको बदल भी सकता है, ये भी इसके पास अधिकार होता है। अब दोस्तों 143 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति जी अगर कोई दुविधा में हो तो दोस्तों वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 143 तहत। मगर दोस्तों वो राष्ट्रपति जी माने या ना माने दोस्तों वो उन पर डिपेंड करता है, यानी कि परामर्श देने के लिए दोस्तों वो बाध्य होंगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दोस्तों परामर्श उसको देगा। तो ये चीज समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है 145। 145 का कहता है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समझिएगा, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने सकती। कोई भी दोस्तों उच्चतम न्यायालय संबंधित कोई दोस्तों नियम बनाना है तो वो राष्ट्रपति जी दोस्तोों बना सकते हैं। अगला है 146 का कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों, ठीक है, एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया दोस्तों। अगर उसमें दोस्तों जो भी अधिकारी होंगे या सेवक होंगे दोस्तों उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान 146 में, यानी आर्टिकल 146 में आपके दिए गए हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपकी उच्चतम न्यायालय दोस्तों, वो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की तरह परिसंघीय न्यायालय है, ठीक है, समझिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे अमेरिका में है ना परिसंघीय न्यायालय, वैसा ही दोस्तों सेम वैसा ही न्यायालय यहां भी है। आपको बता दें कि मूल अधिकारों का संरक्षक दोस्तों इसे कहते हैं, किसको कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं
कि मूल अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, वो भी आपके अमेरिका से ही लिए गए। तो उनका संरक्षक, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसको कहते हैं, तो किसको कहेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को। तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार, दोस्तों अगर संविधान में कोई त्रुटियां, कोई मतलब विवाद होता है दोस्तों, अंतिम व्याख्याकार कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे वो होता दोस्तों अंतिम व्याख्याकार। तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगर मूल अधिकारों को संरक्षण देता है तो वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, ठीक है। और संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। आर्टिकल 143 हम वैसे राष्ट्रपति में बताए थे, मगर फिर से याद करिएगा दोस्तों, यह राष्ट्रपति को परामर्श, आप समझिएगा, परामर्श देने की शक्ति है ना, यानी राष्ट्रपति दोस्तों इसके तहत आर्टिकल 143 तहत दोस्तों इससे परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। याद रखेंगे यह राष्ट्रपति को परामर्श 143 के तहत देने की शक्ति भी रखता है दोस्तों। राष्ट्रपति को यह परामर्श देगा, राष्ट्रपति माने या ना माने दोस्तों वो उसके ऊपर है, ठीक है, मगर राष्ट्रपति जी इससे परामर्श ले सकते और यह परामर्श देगा, ठीक है। चलिए अब अगला है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान है दोस्तों। आपको हमने बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन कहा था दोस्तों कि भाई कोई भी कानून क्या है दोस्तों, सही है या गलत है दोस्तों, उसकी समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू है ना, उसको देखना कि भैया ये सही है ये गलत है। अगर गलत है तो उसको रद्द भी कर सकता है, सही है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा 3 तलाक दोस्तों उसे रद्द कर दिया गया था ना, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, ठीक है। इसके अलावा एनजेएसी संस्था थी दोस्तों, एक आपको पता है कि 99वें संविधान संशोधन द्वारा जो लाया गया था दोस्तों, उसको भी रद्द कर दिया गया है ना। और आईटी एक्ट की धारा 66A भी रद्द किया गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये सब चीजें सुनाई गई हैं, ठीक है। तो यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। कितने जज हैं, पहले बता चुके दोस्तों, 33 + 1 कितने जज हैं, तो टोटल 34 जज है ना, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या हैं, न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार आपको हम बताते रहेंगे, आप समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए और एक चीज बता दें साथियों, देखिए जो निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, मगर दोस्तों अगर कोई विवाद हो गया तो वो उससे पल्ला झाड़ लेता है। यानी समझिएगा कि राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति जी के, समझिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो दोस्तों उसका निपटारा कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय जी करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी करेंगे। तो ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना दोस्तों, तो आपको बता दें कि 65 वर्ष की आयु तक ये पद पे बने रहते हैं। कितने वर्ष की, 65। देखिए सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों 65, अभी हम उच्च न्यायालय जब आगे पढ़ेंगे राज्य के क्षेत्र में तो दोस्तों वहां पे 62 होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। और दोस्तों शपथ की अगर मैं बात कर लूं ना, तो दोस्तों शपथ आपका हमने पढ़ाया था आपको अनुसूची में दोस्तों तीसरी अनुसूची, याद रखिएगा, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष कौन संविधान की तीसरी अनुसूची के निर्धारित प्रारूपों के आधार पर दोस्तों शपथ लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको दोस्तों शपथ किसके तहत मिलती है, तो आपके तीसरी अनुसूची में, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या है, तो आपको पता होगा नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली में दोस्तों हमारा एक है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपने कभी सुना होगा कि संविधान की पीठ है ना, संविधान पीठ बैठी, तो ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब किसी दोस्तों मामले को दोस्तों 5 या उससे अधिक जज सुनाते हैं, जब 5 या उससे अधिक जज दोस्तों एक बेंच में बैठते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं संविधान पीठ। तो याद रखिएगा 5 या अधिक न्यायाधीशों के पीठ को दोस्तों संविधान पीठ कहा जाता है। क्या, 5 या फिर उससे अधिक न्यायाधीशों के पीठ को हम क्या बोलते हैं, संविधान पीठ कहते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए सर्वोच्च न्यायालय से कुछ संबंधित तथ्य हैं उनको मैं आपसे शेयर करता हूं। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखेंगे हीरालाल जे कानिया। क्या दोस्तों नाम क्या है इनका, तो हीरालाल जे कानिया दोस्तों। 26/1/1950 में दोस्तों जब शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो उसी समय इनको न्यायाधीश बनाया गया था। याद रखेंगे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय कौन हो जाएंगे? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। ये देखिए, ये तो चेंज होते रहते हैं, मगर दोस्तों इस समय कौन है? DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये तो चेंज होता है दोस्तों। अभी हम जब बना रहे हैं वीडियो तो आपको पता है दोस्तों फरवरी चल रही है, फरवरी 2023। ठीक है, फरवरी 2023। तो ये दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन होता है, ये बदलते रहते हैं। तो हो सकता है आप इसको बाद में देखें, तो हो सकता है उस समय कोई बदल गया, मगर दोस्तों फरवरी 2023 में जब हम ये बना रहे हैं तो दोस्तों उस समय DY चंद्रचूड़ जी हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? M हिदायतुल्लाह। ठीक है, M हिदायतुल्लाह खान दोस्तों एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति का पद भी धारण किया और उपराष्ट्रपति। देखिए, यानी ये कह सकते हैं कि हिदायतुल्लाह खान क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये इनके अंदर खासियत थी। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक किसने काम किया साथियों? तो याद रखेंगे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ दोस्तों, 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी। ठीक है, अभी DY चंद्रचूड़ अभी क्या है? वर्तमान में है। ठीक है, यार कहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम अवधि के लिए कौन था? तो कमल नारायण सिंह दोस्तों, 18 दिन के लिए। ठीक है, और याद रख लेंगे कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो KG बालकृष्णन। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। देखिए, अभी तक हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश दोस्तों उच्चतम न्यायालय की महिला नहीं बनी है। हाँ, न्यायाधीश बनी। देखिए ये क्या होता है, जैसे अभी 33+1 है ना, यानी 33 में तो महिला आ चुकी है, मगर जो ये एक होता मुख्य उसमें महिला नहीं बनी। तो याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चलिए अगला दोस्तों इंदु मल्होत्रा देख लीजिएगा। इंदु मल्होत्रा देश की ऐसी पहली महिला अधिवक्ता हैं जो वकालत से सीधा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश से नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे इंदु मल्होत्रा के बारे में। ये दोस्तों ऐसी अधिवक्ता थी जो वकालत से सीधे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों PN भगवती जी थे, है ना, मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। इनको लोकहितवाद यानी PIL, ठीक है, PIL का जनक भी कहा जाता है। किसको? PN भगवती जी को लोकहितवाद दोस्तों का जनक कहते हैं, जिसको हम PIL भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? PIL यानी जनहित याचिका भी इसको हम कहते हैं। आपसे पूछेगा जनहित याचिका के जनक कौन है? PN भगवती। PIL के जनक कौन है? PN भगवती। लोकहितवाद के जनक कौन है? तो भी PN भगवती जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, अब देखिए हमने देख लिया है सर्वोच्च न्यायालय। अब हम बात कर लेते दोस्तों आर्टिकल 148 यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी आपके भाग 5 का ही क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, और अंतिम पार्ट है दोस्तों। तो याद रखिएगा 148 दोस्तों बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा 148 में क्या है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम CAG कह देते हैं, यानी कैग भी कह लेते हैं, है ना, क्या कह लेते हैं? कैग भी कह देते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे इसका काम क्या है? तो देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, समझिएगा, नियंत्रक यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है दोस्तों। याद रखेंगे, यानी आपको बता दें कि अंबेडकर जी ने दोस्तों इसके बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि कैग संविधान में सबसे महत्व का अधिकारी, क्योंकि दोस्तों वह सार्वजनिक धन का रक्षक है। दोस्तों ये क्या करता है? दोस्तों सार्वजनिक धन जो होता है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो सबसे महत्व का अधिकारी किसने कहा इसे? तो दोस्तों BR अंबेडकर जी ने कहा था कि ये कैग जो होता है वो सबसे महत्व का अधिकारी होता है। अगर कैग की मैं काम की बात कर लूं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका नियंत्रण दोस्तों राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर, समझिएगा, इसका नियंत्रण क्या होता है? राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन पर निगरानी रखना। दोस्तों पैसे कहां से आए कहां से गए, वैसे मैं इसको अगर डिटेल में बताना चाहूं तो इसका काम क्या है? तो केंद्र व राज्य के संचित निधि पर दोस्तों आय व्यय की निगरानी रखना है। दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो संचित निधि होती है दोस्तों, उसका आया कितना है और गया कितना, उसकी निगरानी रखना। दूसरा, केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय लेन देन की जानकारी, केंद्र राज्य को कितना दे रही है, राज्य केंद्र को कितना दे रही है, उसकी पूरी जानकारी रखना। ठीक है, उसके अलावा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कंपनियों के वित्तीय लेन देन की जानकारी, जैसे दोस्तों सरकार किसी कंपनी को क्या कहते हैं? सहायता प्रदान करती है, तो उसका दोस्तों वित्तीय लेन देन कितना है दोस्तों, उसकी भी जानकारी कौन रखेगा? कैग रखेगा। ठीक है,
अब मैं चीज बता दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया। देखिए इसका काम दोस्तों क्या होता है, लेखांकन व लेखा परीक्षण का था। देखिए ये दो काम करता था, लेखांकन करता था और लेखा परीक्षण करता था। मगर दोस्तों याद रखेंगे कि 1976 में इससे दोस्तों एक काम यानी लेखांकन वाला काम हटा दिया गया, यानी लेखांकन काम छुड़वा दिया गया इससे। अब ये केवल केवल कौन सा काम करता है, लेखा परीक्षण। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया था कि कैग से कब दोस्तों उसके लेखांकन का काम छीना गया, यानी कि उस, तो याद रखेंगे 1976 में इससे अब केवल एक ही काम करवाया था, कौन सा, लेखा परीक्षण का। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखें कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखिए ऐसे ही नहीं कर देगा, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, यानी मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा। किसकी नियुक्ति, कैग की नियुक्ति। आपसे पूछेगा कि कैग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कैग अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो भी राष्ट्रपति जी को। कैग का कार्यकाल कितना दोस्तों, 6 वर्ष या 65 साल, यानी कि अगर दोस्तों कोई कैग जो है वो 62 साल की आयु में कैग बनता है तो केवल 3 साल ही रह पाएगा। ठीक है, यानी 6 साल, अगर उसकी दोस्तों कार्यकाल 6 साल का हो गया तो दोस्तों हट जाएगा, या फिर दोस्तों वो पहले 65 साल का होगा, यानी दोनों में से जो पहले होगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। याद रखेंगे ये भी दोस्तों, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ मार्च 2023 तब यही है। वैसे दोस्तों आगे हो सकता है आप बाद में देखें तो ये बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप करंट में दोहराते रहिएगा। ठीक है, प्रथम कैग कौन थे, तो वी नरहरि राव। कौन थे, प्रथम कैग कौन से थे, प्रथम कैग कौन से थे भारत के, तो वी नरहरि राव। ठीक है, इनका वेतन कितना दोस्तों, 2.5 लाख। याद रखेंगे, और कैग का वेतन भारत के संचित निधि पर दोस्तों भारित होता है। किस पे, संचित निधि पर। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 148 में। ठीक है, 149 में क्या है साथियों, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियां। इसके कर्तव्य क्या होते हैं हमने बता दिया, शक्तियां क्या है वो भी मैंने आगे ही बता दिया है। 50 में क्या है 100, कि संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। कल 214 से लेकर के 232 तक दोस्तों उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय की। तो भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के पदानुक्रम सोपान में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे, हमने बताया कि उच्च न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय से नीचे है। परंतु साथियों याद रखेंगे कि राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका, यानी कि किसी राज्य की अगर बात करते हैं वहां पे सबसे बड़ी न्यायपालिका उच्च न्यायालय होती है। अगर देश की बात करेंगे सबसे बड़ा क्या होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर किसी राज्य की बात करेंगे ना, तो राज्य विशेष की, तो दोस्तों उसमें उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका होगी। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बता दूं, आपसे पूछ सकता है सबसे पहले दोस्तों कहां उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो याद रखेंगे भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1862 में, दोबारा सुन लीजिएगा कि सबसे पहले दोस्तों 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहां कहां, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कब दोस्तों, सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों कुछ साल बाद, यानी लगभग 4 साल बाद, यानी कि 1866 में दोस्तों चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, यानी चौथा उच्च न्यायालय दोस्तों हमारे यूपी का है। क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का ये चौथा उच्च न्यायालय था। ठीक है, और आपको बता दें ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, यानी यहाँ पे जजों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक, यानी कि लगभग 160 के आसपास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि 1905 के बाद प्रांतीय न्यायालय, देखिए पहले प्रांतीय न्यायालय थे। ठीक है, 1950 के बाद प्रांतीय न्यायालयों को ही राज्य के उच्च न्यायालय का नाम दिया गया दोस्तों, यानी कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, अभी तो देखिए ये सारी थी, ये प्रांतीय न्यायालय के रूप में इनका गठन हुआ था कि कलकत्ता प्रांत का, बंबई प्रांत का, मद्रास प्रांत का, है ना। उसके बाद दोस्तों जब 1950 में हमारा संविधान दोस्तों लागू होता है, तो साथियों उस समय इनको प्रांतीय न्यायालयों को ही हम राज्य का उच्च न्यायालय नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था दोस्तों की जाएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मगर याद रखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं राज्य संघ क्षेत्रों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, यानी कि जरूरी नहीं कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय हो। यानी आपको पता है टोटल हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मगर साथियों उच्च न्यायालय तो आपके 25 ही हैं, जबकि 36 होना चाहिए अगर प्रत्येक राज्य का हो। तो इसलिए कहा गया कि संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या फिर संघ राज्यों को मिला करके उसका एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। तो यह है कहानी दोस्तों उच्च न्यायालय से। तो चलिए अब हम इनके आर्टिकल देखते हैं।
ठीक है। तो आर्टिकल 214 में आपका उच्च न्यायालय, देखिए 214 124, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर, संख्या वही केवल उलटफेर है। 124 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है ना, तो याद रखेंगे। और दोस्तों आपका 214 में क्या है, हाई कोर्ट। तो 214 में क्या कहा गया कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। आपसे पूछेगा उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में, तो 214 में। ठीक है, चलिए 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। दोस्तों आपको पता है कि हमने उच्चतम न्यायालय में बताया था कि यह भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख मतलब क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय आएंगे, जो कार्यवाही आएंगे और कार्य जो होंगे वो लिखित रूप में होंगे, यानी उनको लिखा जाएगा, तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के साक्ष्य को सुरक्षित रखा जाता है। इन्हीं निर्णयों के आधार पर दोस्तों जो इनसे निचली अदालत होती है, यानी जैसे जिला न्यायालय, यानी जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, वो इन्हीं के रूप में दोस्तों अपने साक्ष्य के रूप में ही मान्य होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों जो भी कोई कार्यवाही की जाएगी, जो भी दोस्तों निर्णय लिया जाएगा, जो भी दोस्तों फैसला सुनाया जाएगा, उसको दोस्तों ये लोग नोट करते हैं और उसे ही दोस्तों देख करके निचली वाली अदालत भी क्या करती है, अपना फैसला सुनाती है। मान ले साथियों कि उच्च न्यायालय ने मर्डर के लिए दोस्तों 2 साल की सजा दी। क्या है, उच्च न्यायालय, देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मान लिया उच्च न्यायालय ने एक मर्डर करने के लिए 2 साल की सजा दी, तो ये दोस्तों लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा। और इसी को देख करके मान लिया दोस्तों कोई व्यक्ति जिला न्यायालय में जाता है, वहां मर्डर, मतलब उसने मर्डर करके जिला न्यायालय में दोस्तों उसका केस चलता है, तो इसी को देख करके जिला न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों वो भी 2 साल की सजा सुनाएंगे। मतलब अपने ऊपर वाले को देख करके ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए 216 में क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय का गठन, यानी उच्च न्यायालयों का गठन दोस्तों कैसे किया जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत में कुल कितने हैं उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है। तो याद रखेंगे, संख्या आपसे पूछ सकता है कि कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, चलिए अगला है 217 क्या कहता है, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति व शर्तें। मतलब जो भी यहां न्यायाधीश होंगे दोस्तों उनकी नियुक्ति कैसी होगी और उनके शर्त क्या क्या होंगे उसके बारे में। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है और बनना भी चाहिए। आपसे पूछेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए याद रखिएगा कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से, देखिए राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यानी राष्ट्रपति आपसे पूछेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो बताइएगा राष्ट्रपति। किससे किससे परामर्श लेगा, यानी सलाह किससे किससे पूछेगा कि भैया किसको करे, तो वो दोस्तों किससे किससे पूछेगा। तो पहली चीज भारत के मुख्य न्यायाधीश से, दूसरा उस राज्य के, जिस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त, सॉरी जिस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा। ठीक है, परामर्श लेगा। उसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले के संबंधित उस मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा। यानी कि अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए अगर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो दोस्तों उस राज्य के, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से बात करेगा और उस राज्य के राज्यपाल से। अगर दोस्तों अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो देखिए तो क्या करेगा, किसी राज्य, मान लीजिए यूपी के दोस्तों इलाहाबाद के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, पहली चीज भारत के मुख्य न्यायाधीश से बात करेंगे जो वाईवी चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, डीवी चंद्रचूड़ जी है ना, उनसे बात करेंगे। और राज्यपाल से बात आनंदीबेन पटेल से बात करेंगे। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे भी बात करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये एक चीज कॉमन होता है, चाहे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दोनों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। यहां पे कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि जहां राज्य का नाम आता है वहां दोस्तों राज्यपाल बता देते, तो राज्यपाल वाली गलती आप मत करना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 217 आर्टिकल 217 के 2 में क्या कहा गया है कि योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, वो चीज। पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, है ना, वो चीजें सब पे लागू होते। ठीक है, जो मेन है ये समझिए, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में कम से कम 10 साल का अनुभव हो। ठीक है, वो न्यायिक कार्यों में दोस्तों कम से कम 10 साल का उसका अनुभव होना चाहिए, या वह उच्च न्यायालय या अन्य अदालतों में दोस्तों 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अथवा, ठीक है, यानी दो में से कोई भी एक चीज वो पूरा करता हो। ठीक है, चलिए अब 219 का कहता है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ कैसे लेंगे उनके बारे में बताया गया है। तो कौन दिलाएगा, तो समझिएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, दोस्तों उच्चतम नहीं उच्च कर लेना, यहां पे उच्चतम नहीं उच्च न्यायालय, ठीक है, गलती से छप गया है। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा, अच्छा
इनके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। देखिए, हाँ सॉरी सॉरी, देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाया था। यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे, उनको दोस्तों कौन शपथ दिलाएगा? या तो राज्यपाल जी दिला देंगे या फिर वो किसी व्यक्ति को सौंप देंगे कि भैया आप ही इनको दिला दीजिए। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों लिख लेंगे उच्च न्यायालय, ठीक, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ, है ना। तो कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल या दोस्तों उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है? जो न्यायाधीश होता है दोस्तों 62 वर्ष तक, दोस्तों 62 वर्ष तक ये पद पे बने रहते हैं। और ये अगर अपना पत्र देना चाहें, सॉरी अपना त्याग पत्र देना चाहें कि हम उससे पहले ही अपना त्याग पत्र दे दें, तो वो दोस्तों राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दोस्तों अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति जी को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अनुच्छेद 220 का कहता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन। दोस्तों अगर आप कहीं पर दोस्तों स्थायी न्यायाधीश हैं तो आप दोस्तों कोई मतलब कि प्राइवेट, मतलब कि कोई केस अलग से नहीं लड़ सकते दोस्तों, वो निर्बंधन कहा गया है। ठीक है, चलिए आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 221 का कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन, मतलब जो हमारे न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों उसको मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। ठीक है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसको मिलेंगे दोस्तों 2.5 लाख रुपए। और इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 रुपए ही मंथली मिलेंगे। ठीक, तो वेतन भी समझ गए, 2.5 लाख मुख्य न्यायाधीश जी को और अन्य न्यायाधीशों को कितना? 2,25,000। चलिए अब आर्टिकल 222 का कहता है, देखिए आर्टिकल 222 क्या कहता है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। ठीक है, मतलब कि इसमें कहा क्या गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। यानी कि आपको बता दें कि जो मान लो दोस्तों जो उच्च हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सॉरी जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के दोस्तों कोई जज हैं, देखिए मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई जज हैं दोस्तों, इनको राजस्थान के हाई कोर्ट में दोस्तों भेजना है तो वो ट्रांसफर कर सकता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो किसी भी जज को कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। किसके दोस्तों? परामर्श के बाद, तो राष्ट्रपति से परामर्श लेने के बाद। यानी कि एक जज का दूसरे न्यायालय में, ठीक है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करना किसी जज को, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, सॉरी मुख्य न्यायाधीश करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसकी सहमति पर, किसकी सलाह पर, किसके परामर्श पर? तो राष्ट्रपति जी से परामर्श लेके। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे। चलिए 223 का कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि समझिएगा मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, मान ले दोस्तों कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो दोस्तों उसकी अनुपस्थिति में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का भी अधिकार होता है। एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी वो आर्टिकल 223 बताता है। ठीक है, चलिए अगला है 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है जब गणपूर्ति का अभाव हो, परंतु उनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष तक का ही रहेगा। आपको बता दें, देखिए गणपूर्ति का तो दोस्तों जब क्वारम है ना, जिसको क्वारम बोलते हैं दोस्तों, उनमें कमी होती है। ठीक है, जब दोस्तों जजों की कमी होती है ना, ऐसा महसूस होता है, तो दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना वो दोस्तों अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, गणपूर्ति यानी कोरम को बनाए रखने के लिए। मगर जो अन्य न्यायाधीश आएंगे उनका कार्यकाल ज्यादा ज्यादा दोस्तों कितना होगा? 2 साल ही हो सकता है। ये आर्टिकल 224 कहता है। और दोस्तों 226 याद रखेंगे, आर्टिकल 226 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करता है? रिट जारी करता है दोस्तों। कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति दोस्तों ये अपने से निचले न्यायालय को रिट जारी कर सकता है। दोस्तों कब जारी करेगा? तो जब दोस्तों मूल अधिकारों का हनन होगा, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों रिट जारी करना। जैसे आपको पढ़ाया होगा हमने कि आर्टिकल दोस्तों देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार में दोस्तों आपको पता होगा कि वहां भी सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी करता था। ठीक है, तो यह चीज आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 226 आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिट जारी करने का अधिकार किसका? उच्च न्यायालय जी का। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 231 का कहता है, तो आर्टिकल 231 का कहता है 2 या 2 से अधिक, समझिएगा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। दोस्तों ये आपका 231
31 कह रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, अपीलीय न्यायालय क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। अपीलीय न्यायालय क्या होता है ये समझ लीजिएगा। देखिए, उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय, देखो अपना उच्च न्यायालय है दोस्तों, हर राज्य का उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय। अपीलीय मतलब क्या होता है दोस्तों, अपील करना। मान लिया छोटे से न्यायालय में आपको सजा सुनाई गई है तो आप उससे बड़े वाले न्यायालय में अपील कर सकते हैं ना। तो समझिएगा, उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। इसके देखिए, इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जा सकती है। मान लिया दोस्तों, हम रायबरेली जिला से हैं दोस्तों, मान लिया रायबरेली जिला में दोस्तों किसी चीज के लिए है ना, किसी को सजा दे दी गई है ना, तो दोस्तों वो अपने से बड़े न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, इसीलिए इसको अपीलीय न्यायालय कहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि सब अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। उससे आगे कोई भी अपीलीय न्यायालय नहीं। हाँ, राष्ट्रपति जी के पास जा सकते हैं मगर वो कोई अपीलीय न्यायालय नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि आपने देखिए, तो अधीनस्थ न्यायालय में आपको कोई सजा दी गई तो आप अपील कर सकते हैं कहां, उच्च न्यायालय, तो इसीलिए इसको अपीलीय न्यायालय कहते हैं। तो याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है इससे देखिए, इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। मतलब अगर राज्य क्षेत्र आपके देखिए, मान लिया रायबरेली, देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जितने भी जिला न्यायालय होंगे उनके खिलाफ दोस्तों आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। देखिए, दीवानी क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें दोस्तों आप किसी का मर्डर नहीं करते। मान लो दोस्तों आपका क्या हो गया, तलाक हो गया, तो इसमें दोस्तों हर्जाना या खर्चाना देना पड़ता है, इसमें आपको सजा नहीं होती ना। तलाक हो गया, ठीक है, जमीन संबंधी दोस्तों मामला है, तो वो सब चीजें दीवानी होती है। आपराधिक क्या होती है, मर्डर वर्डर ना। तो आपको बताते हैं इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। और मैं आपको बता दूं, जिन मामलों में जनपद न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई हो, ठीक है, 7 वर्ष की सजा सुनाई हो, उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो समझ गए होंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगले, तो साथियों आप सभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर ज्ञान आरबीएल की, वहाँ पर देखिए हमने यूपीएससी की पेड की दोस्तों सारी क्लासेस दी हुई है। इसको एक क्रम में लगा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, जा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके कर लीजिएगा दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत ही जल्द दोस्तों इसकी भी हम क्लासेस लेकर के आने शुरू कर देंगे। इसके अलावा करंट अफेयर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, संविधान क्लासेस हमने पढ़ाई है यूपीएसआई लेवल तक की, तो जा करके इसको देखिएगा। और दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, जैसे प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों ऐसा लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम पे, ठीक है, और ई बुक्स वाले कॉलम पे देखें दोस्तों, ये देखिए हमारी पेड की बैच की दोस्तों पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ बैच है दोस्तों, 111 रुपये मिल जाएगी। जाइए बहुत ही जल्द दोस्तों इसको ले लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों, जा करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल के अलग अलग टॉपिक्स होंगे, ठीक है। जनहित याचिका यूपीएसआई के लिए दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें 2017 और 21 के। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे पॉलिटी की भी ई बुक्स मिल जाएगी हमारे इसी ऐप पर यूपीएसआई लेवल की, ठीक है। बहुत सारी देखिए जो भी ई बुक्स है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हैं। स्टैटिक जीके ई बुक ले लीजिए 99 रुपीज़ की, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारी स्ट्रैटेजी के ई बुक सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे इसमें, ठीक है। 99 रुपीज़ पे करके आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।